नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस संसद के वो नेता हैं, जिस नई संसद को उन्होंने बनाया, उसी संसद में आज उनकी कलई खुल गई। पहली बार 11 साल में पहली बार आज विपक्ष ने सरकार पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि पहली बार फर्स्ट टाइम अमित शाह मोदी जी के चाणक्य चुपचाप नज़ारा देखते रहे और मोदी जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए सदन में जाने की। और सच कहूं तो चाहे वो भारत पाकिस्तान का मसला हो, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, हर मुद्दे पर पहली बार मोदी सरकार बेनकाब होती चली गई। अब सच्चाई यह है कि मोदी जी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर बाकी उनके सांसद हो, किसी के पास विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। ज़्यादातर मसलों पर, जैसे ट्रंप हैं, चीन है, पाकिस्तान है, युद्ध विराम है, मंत्री बगले झांक रहे थे। और मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार अब इतनी कमज़ोर हो गई है, कमजोर होती हुई दिख रही है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी या फिर उद्धव ठाकरे की फौज के आगे ऐसा लग रहा है जैसे झुकती चली जा रही, सरेंडर करती चली जा रही। और मोदी जी जो आज सदन में नहीं दिखे, उनका हाल तो ये है कि जब सत्र आए तो दिल घबराए। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या फिर ट्रंप का विवादास्पद मामला हो या फिर चीन का मामला हो, पहली बार दोस्तों आज विपक्ष और सरकार आमने सामने थी। और इस मौके पर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने या फिर ममता बनर्जी की पार्टी ने, सबने जैसे क्लास लगा दी हो। और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के युवा लीडर गौरव गोगोई ने तो राजनाथ सिंह को पाठ ही पढ़ा दिया। उन्होंने पूछा राजनाथ सिंह से कि ये बताइए रक्षा मंत्री जी कि ये युद्ध रोका क्यों अचानक, किसके दबाव में रोका, कहां पर सरेंडर कर गए आपकी सरकार, कहां पर सरेंडर कर गए मोदी जी, ये तो बताइए। तब राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई कैप्चर करना, युद्ध करना मकसद नहीं था, मकसद तो टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करना था, कैप्चर करना हमारा मकसद नहीं था। तो फिर गौरव गोगोई ने कहा कि पीओके कैप्चर कब करोगे, क्या आप पाकिस्तान में घुसने से डर गए? इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अब गौरव गोगोई का हमला सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक नहीं था, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, उस पर भी हमला बोला कसकर गौरव गोगोई ने कहा कि भाई आप तो अमित शाह साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप तो जो है 370 के बाद कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तो वहां मौके पर जाके सुरक्षा का जायजा ले रहे थे, फिर ये हमला कैसे हो गया? वो आतंकवादी कौन थे जो वहां आए, उनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई? और ये चूक जो हुई ये कैसे हो गई गृह मंत्री जी? और आप तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बयान दिला रहे हैं, मनोज सिन्हा बयान दे रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो गौरव गोगोई ने कहा कि अमित शाह जी आप तो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे छिप गए हैं, आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आप छिप रहे हैं। और अमित शाह पहली बार चुपचाप दिखे। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। अब दोस्तों, एक तरफ जो सरकार के मंत्री थे या सरकार के सांसद थे गोलमोल जवाब दे रहे थे, जवाब था ही नहीं दरअसल उनके पास, और उधर विपक्ष में हर नेता, हर सांसद, हर एमपी जैसे चढ़ा जा रहा हो, छाती पे चढ़ा जा रहा हो सरकार के। बहुत लोगों ने सवाल किए ट्रंप के ऊपर कि साहब ट्रंप से आप लोग इतना डरते क्यों? बताइए मिस्टर शाह, बताइए राजनाथ सिंह, बताइए भाई जयशंकर जी, ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? जो मन में आए ट्रंप बोलता चला जा रहा है, उसकी कोई जुबान बंद नहीं कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हिंदुस्तान जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, बेलगाम ट्रंप बोलते जा रहे हैं, 20-20 बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम कर दिया, मैंने धमकी दे दी। और ये सारे के सारे तीर राजनाथ, जयशंकर और शाह पर चल रहे थे।
दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी जी वाकई जानबूझकर सदन को अवॉइड कर रहे हैं? सिर्फ अपना जवाब देने के लिए वो सदन में आते हैं, वरना सदन में आने से घबराते हैं, राहुल का सामना करने में घबराते हैं। और क्या ये बात सही है कि धीरे 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 मोदी जी का जो ग्राफ है नीचे जा रहा है, और मोदी ही नहीं, सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है? और क्या अगर आने वाले समय में बिहार है, बंगाल है, फिर 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, पंजाब, कई राज्य हैं, अगर ये राज्य एक एक करके अगर मोदी के हाथ से निकलते चले गए, तो क्या मोदी 2029 तक का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? ऐसा है क्या? और क्या वो लक्षण दिख रहे हैं? उस लक्षण का पहला साक्ष्य आज सदन में दिखा। अब ये बड़ा सवाल है, और आज इसी सवाल को लेकर मैंने जाने माने, आप कह सकते, बल्कि मैं कहूँगा पत्रकारिता के एक ऐसे शख्स जो आज की तारीख में बेखौफ बोलते हैं और जिनकी एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है सरकार भी सुनती है, और इसीलिए मैंने आज फिर से श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया। उनके विश्लेषण को सुनिए और उनके एक एक शब्द को गौर से सुनिए, आपको असली सच्चाई खुद मालूम हो जाएगी। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो पहला सवाल है कि इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा, इतने इम्पोर्टेंट विषय पर 100 दिन से जिसका इंतजार हो रहा है, और वो जब सदन में बहस शुरू होती है तो सदन का जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज फिर एब्सेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं सोमालिया में हैं या फिर वो कहीं घाना में, वो दिल्ली में ही है, संसद भवन में, लेकिन सदन में नहीं आए। मोदी की ये जो गैर मौजूदगी रही आज, क्या उनको डर लगता है? विपक्ष के हमलों से डर लगता है, या उनके पास कोई जवाब नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे तानाशाह है, किसी की कोई परवाह नहीं करता, या मोदी बिल्कुल आप कह सकते हैं परवाह नहीं करते, बेपरवाह है? देखिए, मोदी जी सदन में थे, रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एक एक शब्द को सुन रहे हैं, वो डर गए होंगे बुरी तरह। और इतनी बड़ी घटना के बाद इतनी इम्पोर्टेंट डिबेट हो रही है, मोदी जी उसमें उपस्थित नहीं है। ये एक अपने आप में बड़ी घटना है कि देश का प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी लेना चाहता है क्रेडिट, वो फेस नहीं कर पा रहा है। दीपक जी, जो हुआ वो अद्भुत है। मैं जिस चीज से अब डर रहा हूं वो ये कि पूरी डिबेट में प्रधानमंत्री आएंगे कि नहीं, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज ये कि वो अगर आए तो क्या बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि सरकार का दिवालियापन एक्सपोज हो गया इस पूरे मामले में, ऑपरेशन सिंदूर में, पर डिबेट में, कि ये अपने आप को डिफेंड कैसे करेगी। गौरव गोगोई ने जो आरोप लगाए हैं वो तो एक का जवाब नहीं है इनके पास जी कि पहलगाम कैसे हुआ, क्यों हुआ, बेसरन में मैसेकर को अंजाम कैसे दे दिया गया, वहां पुलिस क्यों नहीं थी, सुरक्षा क्यों नहीं थी जी, दहशतगर्द घुसे कैसे। और जो महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जो जिम्मेदारी अमित शाह की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे कैसे छुप सकते हैं अमित शाह वहां की सुरक्षा के लिए। मैं मानता हूं कि ये जो देश की जनता ने अगर ये आज पूरा सुना होगा तो समझ में आ गया होगा कि ये जो सरकार है ये कितने कमजोर विकेट पर खड़ी हुई है। मेरा जो सवाल है, क्योंकि गर्ग साहब आप भी हिंदुस्तान की राजनीति देख रहे हैं 40-45 वर्षों से, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते,
जबकि वो दिल्ली में है। जो उनके नंबर 2 है अमित शाह, वो एकदम चुप रहते हैं, जुबान से ली हुई है। राजनाथ जो है वो फैक्ट्स पर बात नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं देते। ये सरकार चल कैसे रही है? क्या आपको लगता है कि सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है? ये जाती हुई सरकार के लक्षण हैं, ये सरकार बिखर रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है इस गवर्नमेंट में? 2014 में या 2019 में ऐसी स्थिति तो नहीं थी, अब क्या हो गया है? देखिए, राजनाथ सिंह ने एक सेंटेंस कहा था, वह सिग्निफिकेंट था, आवश्यक नहीं कि हम हमेशा सत्ता में ही रहें। ओके, इसका मतलब? अब आप इसका मतलब लगा दीजिए कि क्या है, कि ये डरी हुई सरकार है और ये टेरर के दम पे सत्ता में बनी रहना चाहती है। अब वो जो टेरर है वो कब तक काम करेगा और कहाँ काम करेगा और कहाँ नहीं करेगा, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ऐसा लग रहा है कि वो जो टेरर है वो कमजोर पड़ गया है मोदी जी का। मोदी जी का। अपोजिशन, आप देखिए कि एनसीपी के जो समाजवादी, एनसीपी शरद की पार्टी के जो बोले, वो कितना जबरदस्त बोले। ये ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है, ये पूरे सत्र का हिसाब करने वाला है। गर्ग साहब कह रहे हैं कि ये जो संसद का सत्र है, जिस तरह से मोदी और शाह बहुत डिफेंसिव दिख रहे हैं, ये एक बड़ा घटनाक्रम है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक नए मोड़ की तरफ हिंदुस्तान की सियासत को ले जा सकता है। गर्ग साहब, एक सवाल जो बड़ा लाजमी सा है वो ये है कि अभी तो मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी की जो तीसरी बार जो सरकार बनी है, इसको तो जुमा भी साल भर हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी 4 साल और हैं, अभी तो 1 ही साल हुआ है, ये 4 साल बाकी कैसे कटेंगे गर्ग साहब? ये तो बता दीजिए, 4 साल कैसे कटेंगे? तो यहाँ तो साल भर नहीं कट रहा है। नहीं, चला नहीं पाएंगे दीपक जी, ये 4 साल चला नहीं पाएंगे। या तो 2-3 कारण क्यों नहीं चला पाएंगे? विपक्ष जो है अब इसको कटघरे में खड़ा करेगा ना, हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करेगा। अभी सबसे बड़ा देखिए, अब जो होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। दूसरा ये कि ये जो बिहार का मुद्दा अब बड़ा बनने वाला है। 2 मुद्दे अब अगले सेशन और अभी के बीच में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पार्लियामेंट का विंटर सेशन के पहले वो ये होने वाले हैं। एक तो ये बिहार चुनाव का नतीजा, SIR का पूरा मामला और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत बड़े दबाव में सरकार आने वाली है। सवाल गर्ग साहब ये है, क्या आपको लगता है कि अगर आपको मोदी कमजोर लग रहे हैं, आज हमने देखा कि विपक्ष एकदम चढ़ाई कर रहा था, धागे खुल रहे थे मोदी और शाह के, क्या आरएसएस भी इसको देख रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को? और अगर आरएसएस को लगता है कि उसका घोड़ा कमजोर हो रहा है, मोदी कमजोर हो रहे हैं, तो क्या आरएसएस या बीजेपी या आप यूं कह लीजिए एक पूरा सत्ता पक्ष, क्या फिर वो मोदी पर विचार हो सकता है? मोदी स्टेप डाउन कर सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा जा सकता है? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर बंगाल हारते हैं, उत्तर प्रदेश हारते हैं, एक हारने की ट्रेल बनती है, तो आपको क्या लगता है भाई 2026-27 आते आते क्या होने जा रहा है? मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि अगला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, जो मैं बता रहा हूं। आरएसएस और नो आरएसएस, क्योंकि एक कांस्टेंट डिक्लाइन है। अगर आप कर्नाटक का चुनाव विधानसभा का 2022 का देखें जी, उसके तत्काल कर्नाटक में जो डिफीट हुई बीजेपी की, बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसके बाद आरएसएस ने कहा था कि मोदी जी के चेहरे पर और हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते जा सकेंगे, और 2024 में वो सिद्ध हो गया। तो इसलिए आप ये तो मानकर चलिए इनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। अब तसल ये है कि मोदी जी किसी
विकल्प को अपनी जगह लेने देंगे कि नहीं देंगे, पहली चीज। और वो विकल्प वो अपनी पसंद का चाहेंगे कि संघ की पसंद का। ये है कि जैसे पार्टी प्रेसिडेंट का मामला है, इसमें वो चाहते जी उसमें कुल मिलाकर ये है कि एक प्रोटेक्शन चाहिए जो अभी की रिजीम है उसको। अगर कोई एडवर्सरी प्रेसिडेंट बन जाए पार्टी का तो भी दिक्कत है, और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी कोई ऐसा आदमी बन जाए जो उनके पसंद का नहीं है जी तो भी दिक्कत है। तो अब ये तो मैंने कहा आपको कि अगला चुनाव, पर इसमें एक इफ है कि अगला चुनाव कब होगा और कैसे होगा, या ये बड़ी बात आपने। उसके पहले कोई बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन तो मोदी जी कर नहीं देंगे 2027 में। ये है जी क्या आपको लगता है, एक छोटा सा सवाल और मुख्तर सा जवाब चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के कुछ चांसेस हो सकते हैं, अगर जैसे आपने कहा कि मोदी को ही अगर विकल्प ढूंढना पड़ जाए, क्योंकि एनर्जी, उनका जादू, उनका करिश्मा तो खत्म होता हुआ दिख रहा है, ये तो चुनाव हमको बता रहे हैं। अमित शाह रिप्लेस कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, कई कारण। अमित शाह एक तो खुद एम्बिशन उनके नहीं रहे, कभी उन्होंने बताया। अमित शाह की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं नहीं रही, गुजरात में भी नहीं रही। उनको हमेशा एक टेरर के रूप में देखा गया, जो पॉलिटिकल एनकाउंटर्स करते हैं मोदी जी। तो पार्टी में भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और संघ में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए अमित शाह इज रूल्ड आउट। अमित शाह ने अभी एक फंक्शन में कहा था गुजरात में कि वो रिटायरमेंट के बाद वेद और उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। अब ये उनके मुंह से निकलना रिटायरमेंट के बाद, मतलब इसका मतलब है कि रिटायरमेंट का सोच अगर व्यक्ति के मन में भी आ जाए तो वो एक बड़ी घटना माना जाता है। गुजरात में उन्होंने कहा था। तो इसलिए आप आज भी देखें, राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे तब उस समय की क्लिपिंग्स अगर आप देखें, वीडियो क्लिपिंग्स, अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज, हालांकि आखिर में के क्षणों में अमित शाह बहुत चीयरफुल नजर आ रहे थे कि बहुत अच्छा बोले इस तरह से। जी पर जो चलिए, आपने कहा कि अमित शाह जो हैं वो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो फिर मैं ये भी पूछ लूं चलते चलते कि क्या फिर देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ, या भाई कोई तो रिप्लेस करेगा? अगर नहीं, इन दोनों में भी कोई नहीं हो सकता। देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी नहीं हो सकते, योगी आदित्यनाथ भी नहीं हो सकते, राजनाथ सिंह भी नहीं हो सकते। अब देखिए, मैं अपन शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते अभी कौन हो सकता है, पर एक चीज तय है कि ये, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी ने 11 साल में जो सबसे बड़ा काम ये किया कि अपने पूरे जो विकल्प हो सकते थे सबको खत्म कर दिया, उठने ही नहीं दिया। तो उसका खामियाजा बीजेपी को, और संघ इस चीज को जानता है, वो पिछले 5 सालों से देख रहा है, 4 सालों से देख रहा है, और वो इसीलिए तैयार करना चाहता है, संघ एक विकल्प को तैयार करना चाहता है। तो ये एक नाम रह गया, लेकिन गर्ग साहब एक नाम रह गया, नितिन गडकरी का, वो मैंने नहीं पूछा आपसे। देखिए, नितिन गडकरी हो सकते हैं, पर उनकी ये जो प्रेजेंट रिजीम है संसदीय दल की बीजेपी की, वो पूरे हैंड पिक्ड हैं मोदी जी के लोग हैं। इसलिए वो गडकरी के लिए एक नई संसद की, बीजेपी संसदीय दल की जरूरत पड़ेगी। तो ये संसदीय दल जो है वो पूरी तरह से मोदी जी का सिलेक्ट किया हुआ है, एक आदमी इसमें जो है जी। इसलिए गडकरी जी को तो अभी कोई प्रस्ताव आए तो सबसे ज्यादा विरोध महाराष्ट्र से होगा, महाराष्ट्र के सांसद करेंगे जी। इसलिए अभी थोड़ा मुश्किल है, प्रीमेच्योर है इस बारे में बात जी। एक और इसी से जुड़ा एक सवाल है, उसके बाद मुझे लगता है समय भी हो रहा है।
मान लीजिए कि अगर यही स्थिति बनी रही, ऊहापोह की स्थिति, सरकार के अंदर कोई एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं दिख रही है, एक तरह से बिखरा हुआ सत्ता पक्ष है पूरी तरह से, जो आज हम देख रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मोदी जी और वीक होते हैं, एक-एक करके उनके हाथ से राज्य निकलते हैं, तो क्या विपक्ष के साथ नायडू आ सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का तो भविष्य है नहीं नवंबर के बाद, वैसे ही जनता दल का मुझे दिखता नहीं है। नायडू एक बड़े फैक्टर होंगे, चिराग पासवान भी हो सकते हैं। क्या ये लोग विपक्ष के साथ जा सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि ये सरकार ही गिर जाए? चिराग आ सकते हैं। चिराग की कोई क्रेडेंशियल्स उस तरह के नहीं है। उनके पिताजी जो हैं वो बेसिकली अपोजिशन के ही आदमी हैं। शिंदे एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है, वो भी नाराज हैं। एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं। अभी नायडू, जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो बड़ा खेल चल रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों जो एक हो गए हैं, और एकनाथ शिंदे अगर मिल जाते हैं इन लोगों से तो महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो जाएगा। इसलिए आज उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे बहुत ही जबरदस्त बोले, और उन्होंने इंदिरा जी की जो तारीफ की और राहुल गांधी की जो तारीफ की वो रिमार्केबल थी। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अपोजिशन ने देखा है, पूरे अपोजिशन ने आज पार्लियामेंट को, कि सरकार कितनी कमजोर है ओके, और राहुल गांधी कितने पावरफुल हैं। ये इमर्ज हुआ है कि जी, जिस तरह से ये बड़ा सिग्निफिकेंट है तो सरकार का, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी के सामने, पूरी जुडिशरी के सामने, पूरे स्पीकर देश के सामने एक्सपोज हो गई है सरकार। ओके, आप देखिए कि स्पीकर देख रहे थे गोगोई को बोलते हुए, और जब हल्ला मच रहा था तो गोगोई ने जब कहा कि साहब थोड़ा सा आप उसको ऑर्डर में कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप तथ्यों पर बोलिए, गलत सूचना न दें। सिर्फ इतना बोले। उन्होंने गोगोई को जिस तरह से हैंडल करते हैं लोकसभा को स्पीकर साहब, उस तरह से नहीं कर रहे थे वो आज। जी, अपोजिशन जिस तरह, और वो शुरू में वो कुछ देर रुके फिर चले गए, और जब कल्याण बनर्जी बोल रहे थे तब तो वो थे ही नहीं, रहे थी वो उस समय। बड़ी बात गर्ग साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज की जो बहस है, पार्लियामेंट की बहस, बड़ी निर्णायक बहस है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो मोदी का जलवा है, या अमित शाह की जो फ्लोर मैनेजमेंट है, या स्पीकर का जो रुतबा है, कुछ भी नहीं दिखा। कोई भी नेता, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे बाकी एनडीए के साथी हो, सब के सब खामोश दिखे। जो भाषण था उसमें दम नहीं था, और जो सवाल किए जा रहे थे, चाहे ट्रंप पर सवाल हो, चाहे चूक पर सवाल हो, सुरक्षा चूक पर, या भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पर हो, किसी का कोई जवाब नहीं दिखा। गर्ग साहब का ये भी कहना है कि सरकार धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक ताकत के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, विपक्ष उनके पीछे खड़ा दिखता है। ऐसी स्थितियों में चिराग पासवान हो, एकनाथ शिंदे हो, या इवन नायडू बाबू हो, ये क्या आगे करेंगे, डिपेंड करेगा कि क्या मोदी बिहार जीतने जा रहे हैं, क्या मोदी बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती देंगे, क्या मोदी 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश को इंटैक्ट रख लेते हैं। अगर वो राज्य अपने बचा पाते हैं, कुछ राज्य जीत पाते हैं, तो छवि दूसरी हो सकती है। लेकिन अगर हार का सिलसिला जारी रहा, तो आज का जो सदन की आज जो कार्रवाई थी, जी हाँ, कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि नायडू तो कभी भी बदल सकते हैं, वो नायडू का इतिहास ही ये रहा। और नायडू कभी, आज की जो कार्रवाई है उसके बाद से योगी आदित्यनाथ काफी पावरफुल हो जाएंगे। जो बीच में चल रहा था कि उनको हटा सकते हैं, जी जी जी, योगी आदित्यनाथ बहुत। तो बहरहाल गर्ग साहब का ये कहना है कि नायडू तो खैर कभी बदल सकते हैं। उनका जो बड़ा जो एक इसमें से निष्कर्ष निकल रहा है कि जो लक्षण है इस सरकार के, ये जाती हुई सरकार, लड़खड़ाती हुई सरकार, बैसाखियों पर डगमगाती हुई सरकार के लक्षण है। और मोदी जी 2029 तक ये सरकार कैसे चलाते हैं, क्योंकि अभी साल भर पूरा, आगे के 4 साल कैसे चलाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है। गर्ग साहब आप आए, आपने समय निकाला और खुलकर बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।